नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण और उसके स्रोत। तो इस टॉपिक के अंदर आज का हमारा सब टॉपिक है ब्रिटिश भारत के दौरान संवैधानिक विकास। इस संवैधानिक विकास को समझे बिना हम संविधान के निर्माण और संविधान सभा के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से समझने में असमर्थ होंगे। ब्रिटिश भारत के दौरान संवैधानिक विकास को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश भारत के दौरान संवैधानिक विकास। सत्रह के प्लासी के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में बंगाल में समानांतर शासन चलाने लगी और 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण शासन वहाँ पर स्थापित हो गया। 1773 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने के लिए एक कानून पास किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सीमित कर दिए गए, 24 उनकी संख्या कर दी गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्माण किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833 और 1853 में चार्टर एक्ट पास किए गए। इनमें मुख्य रूप से जो समझने वाली बात है वो 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। इसका कारण ये था कि कंपनी का जो नियंत्रित क्षेत्र था वो काफ़ी पूरे भारत में फैल चुका था। तो मुख्य रूप से और कंपनी का व्यापार भी चलता रहा साथ में, तो प्रशासन और व्यापार की एक समानांतर व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान चलती रही और पूरे ब्रिटिश काल में भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल का दौर भारतीय समाज में रहा। लेकिन हम मुख्य रूप से संवैधानिक विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1773 से 1858 तक ये एक्ट पारित किए गए। 1857 में जो विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उखाड़ फेंकने के जो प्रयास हुए उससे ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया और 1858 में एक एक्ट पारित किया गया जिसके आधार पर ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश सरकार, भारत के शासन के लिए उत्तरदायी बना दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जितने भी देशी राजा राज्य कर रहे थे उनके क्षेत्र को हस्तगत न करने का ब्रिटिश सरकार के द्वारा वचन दिया गया और 1858 के एक्ट के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम वायसराय भी कर दिया गया। जब वो ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा नियंत्रित प्रांतों में शासन करता था तब उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था और जब वो देशी रियासतों के साथ संबंध रखता था तब वो वायसराय यानी कि सम्राट का प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अब क्राउन की सेना बना दी गई, यानी कि क्राउन के अंदर हस्तांतरित कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन के लिए भारत मंत्री और उसकी परिषद को जवाबदेह बनाया गया। भारत मंत्री ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था जो भारत के शासन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। उसकी परिषद में 15 सदस्य रखे गए जो ब्रिटिश क्राउन संसद भारत मंत्री के द्वारा निर्धारित किए जाते थे और नियुक्त किए जाते थे, जो कि भारत के शासन के लिए सलाह देने के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रतिवर्ष भारत के राजस्व का लेखा और भारत संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी जाती थी। इस प्रकार भारत के शासन के लिए कंपनी और संसद, ब्रिटिश संसद दोनों का जो कंट्रोल चल रहा था वो दोहरा व्यवस्था समाप्त हुई और ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से भारतीय शासन के लिए उत्तरदायी हो गई, जिससे कि शासन में एकरूपता सुनिश्चित हुई। 1858 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1861 में एक भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि पुरानी व्यवस्था के दोषों को समाप्त किया जा सके और भारतीयों को शासन व्यवस्था से संबद्ध किया जा सके, क्योंकि ऐसा माना गया था कि 1857 की क्रांति को समझ पाने में या क्रांति की असफलताओं के पीछे एक कारण ये भी था कि भारतीय कहीं भी शासन से संबद्ध नहीं थे, तो उनकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं सही समय पर अंग्रेज़ों को प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो 1861 के कानून के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य होते थे उनको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 5वां सदस्य विधिवेत्ता होता था, कानून का जानकार होता था। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पोर्टफोलियो व्यवस्था का आरंभ किया गया, यानी कि उसमें विभागों का बंटवारा किया जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इस अधिकार का प्रयोग किया। गवर्नर जनरल को एक विधि निर्माण परिषद की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 6 से लेकर 12 सदस्य होते थे, जिसे प्रारंभिक विधायिका कहा जा सकता है। हालांकि इस विधि निर्माण परिषद को ना तो बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार थे, न किसी और प्रकार के अधिकार थे। ये एक प्रकार की राज दरबार की सभा की तरीके से थी, लेकिन प्रारंभ किया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के लिए भी एक विधि निर्माण परिषद की स्थापना की गई और वो गवर्नर भी अपने प्रांत में के लिए कानून बना सकते थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल के ही अधीन थे। विधि निर्माण परिषद में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे, जिनकी भी नियुक्ति ही होती थी। अगर कोई भारतीय भी नियुक्त किया जाता था तो वो भी सरकार का समर्थक ही होता था, क्योंकि वो नियुक्त किया जाता था। इसके बाद 1892 में नया भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1892 के एक्ट में महत्वपूर्ण बात थी कि विधि निर्माण परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की विधि निर्माण परिषद की सदस्य संख्या 10 से 16 कर दी गई, जिसमें आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। मनोनीत ही उनको किया जाता था, नियुक्त ही किया जाता था। अभी चुनावी प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन उनको थोड़ा सा अधिकार इतना ज़रूर दे दिया गया कि 6 दिन की पूर्व सूचना पर वो कोई प्रश्न पूछ सकते थे। जवाब मिलने का उनको अधिकार नहीं था, केवल वो प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर भी बहस कर सकते थे, मात्र बहस कर सकते थे।
और वो भी एक सीमित अधिकार था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा, और भारत के जो कुलीन तबका था वो उस कांग्रेस का सदस्य था, और उसके सहयोग और सहायता लेने के लिए ही 1892 का एक्ट उनको संतुष्ट करने के लिए पारित किया गया, परंतु उससे किसी प्रकार की संतुष्टि भारतीय अभिजात वर्ग को प्राप्त नहीं हुई, और अधिकारों को प्राप्त करने का संघर्ष शुरू हुआ। बाद में लॉर्ड कर्जन के समय बंग विभाजन किया गया, आर्थिक शोषण चल ही रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन का भी सूत्रपात हुआ। तो 1809 में फिर से एक भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसको मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत मंत्री थे, और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वाइसराय गवर्नर जनरल थे, इसलिए इसका नाम मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान देखते हैं क्या क्या थे। मार्ले मिंटो एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात थी भारत मंत्री की परिषद में और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हो सकती थी। सर्वप्रथम एसपी सिन्हा को भारत की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया। तो भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में जगह देने के लिए ये महत्वपूर्ण अधिनियम था। विधि निर्माण परिषद यानी कि केंद्रीय विधायिका की सदस्य संख्या अब बढ़ाकर 60 कर दी गई, और प्रांतीय विधानसभाओं की भी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। विधायिका को बजट पर प्रश्न पूछने का, प्रस्ताव पेश करने का, पूरक प्रश्न पूछने का कुछ अधिकार दिए गए, हालांकि उन पर भी प्रतिबंध कुछ रखे गए। और इस विधेयक के द्वारा प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या भी बढ़ाकर 4 कर दी गई। लेकिन ये एक्ट जो 2 प्रमुख कारणों से जाना जाता है, उसमें एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात थी कि विधायिका में निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अल्पमत में कुछ सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम की गई। तो इस एक्ट को चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहा जा सकता है। हालांकि मताधिकार बेहद सीमित था। संपत्तिशाली वर्ग जो कि टैक्स देता था, बड़े टैक्स पेयर्स थे, उनको, जिला बोर्डों के सदस्यों को, नगरपालिकाओं के मेंबर्स को ही मताधिकार का अधिकार था। तो 1% से भी कम मताधिकार इस एक्ट के द्वारा दिया गया। तो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, लेकिन साथ ही एक भयानक और भारतीय समाज को विभाजित करने वाला प्रावधान किया गया, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। 1905 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना में मुस्लिम कट्टरपंथियों का योगदान था, और उनको संतुष्ट करने के लिए 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में इस प्रावधान को, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए। अन्य वर्गों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया, एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और एक मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था और मुस्लिम वोटर्स ही उसमें वोट दे सकते थे। इस एक्ट का भी विरोध हुआ। कांग्रेस और अन्य भारतीय नेता इससे संतुष्ट नहीं हो सके। तो 10 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान ही
1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1919 लागू किया गया। पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिपोर्ट में नकारात्मक टिप्पणियां की गईं। माना गया कि यह इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है। यह धर्मों और वर्गों को जीवित रखता है, जिससे ऐसे शिविर अस्तित्व में आते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से माना गया कि ये राष्ट्र की एकता को खंडित करने का कार्य कर रहा है। इसके बावजूद 1919 के एक्ट में पृथक प्रतिनिधित्व को और सांप्रदायिक मताधिकार को और विस्तार दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के ऊपर टिप्पणी की थी कि मुसलमानों के इर्द गिर्द एक राजनीतिक घेरा बना दिया गया, उनको शेष भारत से अलग कर दिया गया। इस प्रकार सदियों से चली आ रही एकता और मिश्रण उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को उल्टा कर दिया गया। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से सभी प्रकार की पृथकता की भावनाओं को जन्म मिला और अंत में इसी से भारत को बांटने की मांग पैदा हुई। तो हम देखते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के दुष्परिणाम ये हुए कि भारत 1919 के बाद भयानक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आया। 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रखी और अंत में बहुत वेदनापूर्ण स्थितियों में भारत का बंटवारा हुआ। तो हम पहले देख लेते हैं 1919 के एक्ट में क्या सुधार किए गए या परिवर्तन किए गए। 1919 के एक्ट में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 80 गवर्नर जनरल की इच्छा के ऊपर छोड़ दी गई। सामान्यतः उसकी सदस्य संख्या 8 रखी गई, जिसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका को सबसे पहले 2 सदनीय बनाया गया। उच्च सदन को राज्य परिषद नाम दिया गया और निम्न सदन को केंद्रीय असेंबली नाम दिया गया। केंद्रीय असेंबली में सदस्य संख्या 145 रखी गई, जिसमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 105 थी। और राज्य परिषद में सदस्य संख्या 60 रखी गई, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 34 थी। तो इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों का बहुमत विधायी परिषद में हो गया, विधायिका में हो गया। इसी प्रकार से राज्यों की विधायी परिषद को भी विस्तार दिया गया, उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। तो सबसे उल्लेखनीय बात इसमें यही है कि व्यवस्थापिका को 2 सदनीय बनाया गया। इसमें एक और व्यवस्था की गई कि भारत का एक उच्चायुक्त ब्रिटेन में बनाया गया, यानी कि लंदन में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया भारत की तरफ से, हाई कमिश्नर। सांप्रदायिक और विशिष्ट वर्गों के हितों के प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का मतलब है एक ऐसे विषय जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद देखती थी, ऐसे मामलों को आरक्षित विषय बोला गया, और एक हस्तांतरित विषय जिनके बारे में गवर्नर जनरल और निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि मंत्री निर्णय लेते थे, काम करते थे। लेकिन आखिरी नियंत्रण गवर्नर और गवर्नर जनरल के ही हाथ में रखा गया। तो इस प्रकार से इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो केंद्र व्यवस्थापिका को 2 सदनीय बनाया गया और राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया।
इस एक्ट में सामान्य, सांप्रदायिक और विशिष्ट वर्गों के मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाता था। उच्च आयकर दाताओं, अधिक भूमि कर देने वाले लोगों, जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं के सदस्यों, विभिन्न उपाधियों को प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा मताधिकार किया जाता था। तो मताधिकार बेहद सीमित था। तो 1919 के एक्ट से विभिन्न पक्षों को संतुष्ट नहीं किया जा सका। राज्यों ये निर्वाचन हुए, स्वराज कांग्रेस से निकलकर स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। इसके बाद भारत की संवैधानिक विकास के बारे में विचार करने के लिए जब मांग तेज हुई, इस बीच में एक असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए कांग्रेस की तरफ से गांधी के नेतृत्व में। तो भारत के संविधान या भारत को अधिक अधिकार देने के लिए भारतीयों को एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, परंतु कुछ भारतीय वर्ग उनसे मिले, भारतीय नेतृत्व उनसे मिला। इसके आधार पर 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित की गई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कांग्रेस के तरफ से भाग लिया। इस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पार्टियों को न्योता दिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, कांग्रेस ने भी भाग लिया और अन्य हितों ने भी भाग लिया। उन्नीस 28 में एक नेहरू रिपोर्ट भी आई, जो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीयों के लिए संविधान कैसे बनाया जा सकता है उस पर विचार करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समिति बनाई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो उसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। उसने भी भारतीयों को किस प्रकार से अधिकार हस्तांतरित किए जाएं इसके बारे में एक संविधान का एक रूपरेखा खींची थी, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान पर बाद में पड़ा। भारतीय संविधान की उद्देशिका पर भी उसका प्रभाव पड़ा, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। तो ये 3 संवैधानिक विकास के लिए ये साइमन कमीशन, नेहरू कमेटी और गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसके आधार पर 10 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और अधिक विस्तार किया गया। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के अलावा इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों, दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दी गई। इसे कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने भारतीय समाज में फूट डालने के तौर पर देखा, भारतीय राष्ट्रीयता को तोड़ने के तौर पर देखा, क्योंकि इस प्रकार से जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे वो आधे से भी कम हो गए थे, कुल संख्या में आधे से भी कम हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। बाद में महात्मा गांधी की तरफ से कुछ कांग्रेस के नेताओं ने और दलित वर्ग के प्रतिनिधि नेतृत्व के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने पूना में एक समझौता किया सितंबर में 32 में, जिसे पूना पैक्ट के तौर पर जाना जाता है। और इस आधार पर दलितों के लिए सांप्रदायिक पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बजाय आरक्षण की व्यवस्था को मान लिया गया और विधायिकाओं में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इस भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर इतना ज़्यादा प्रभाव है
कि एक भारतीय संविधान के विशेषज्ञ हार्डगेव का ये कहना है कि लगभग 395 भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उनमें लगभग 250 अनुच्छेद या तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं या उसका प्रभाव उन पर है। तो हम देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे ये हम देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम एक बहुत लंबा दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थीं और 10 परिशिष्ट थे। इसमें कोई नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई। 1919 के एक्ट वाली प्रस्तावना को ही इसमें शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संविधान की थी कि केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, यानी कि एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी द्वारा कुछ विषयों पर शासन किया जाएगा और कुछ विषय हस्तांतरित विषय होंगे जो भारतीय मंत्रियों के द्वारा, निर्वाचित मंत्रियों के द्वारा शासित होंगे। जैसी व्यवस्था 1919 के एक्ट में प्रांतों के लिए की गई थी, वैसी व्यवस्था 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में की गई, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। इसके अतिरिक्त प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, यानी कि जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद के लिए आरक्षित विषय थे वो भी अब निर्वाचित मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन गवर्नर को और गवर्नर जनरल को स्वविवेक के लिए से निर्णय लेने की छूट दी गई और किसी भी मामले में वीटो करने का यानी निषेधाधिकार का अधिकार उन्हें प्राप्त था। इसके अलावा केंद्र के जो आरक्षित विषय थे उनमें प्रतिरक्षा, विदेश, संचार, कबायली मामले, चर्च संबंधी मामले, अल्पसंख्यक मामले, सरकारी सेवाओं से संबंधित मामले, देशी रियासतों से संबंधित मामले शामिल थे। इस एक्ट के द्वारा मताधिकार को विस्तार दिया गया। अभी तक मताधिकार कुल जनसंख्या का 2 से 3% के बीच में था, जो कि इस एक्ट के द्वारा लगभग 11% कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तृत किया गया। 6 प्रांतों में की जो व्यवस्थापिकाएँ थीं, विधायिकाएँ थीं, उनको 2 सदनीय बनाया गया। जो बड़े प्रांत थे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास, बिहार आदि, उनमें 2 सदन वाली व्यवस्थापिका बनाई गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन, उच्च सदन में कुल 260 सदस्य रखे गए, जिसमें 104 सदस्य देशी राज्यों के लिए छोड़े गए और 156 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों के लिए थे। इसी प्रकार केंद्रीय विधायिका में कुल 375 स्थान निश्चित किए गए, जिसमें से 125 स्थान देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए रखे गए और 250 स्थान ब्रिटिश प्रांतों के लिए रखे गए। इन 250 स्थानों में 83 स्थान मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए 1/3 सीटें छोड़ी गई। निचले सदन का केंद्रीय विधायिका का जो कार्यकाल था असेंबली का, वो 5 वर्ष रखा गया और उच्च सदन का या राज्य परिषद का कार्यकाल एक सदस्य का 9 वर्ष रखा गया। प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य 3 साल के बाद मुक्त हो जाते थे। दलितों के लिए स्थान, अनुसूचित जातियों के लिए जो स्थान थे वो आरक्षित किए गए थे पूना पैक्ट के आधार पर। तो उन्हें आरक्षित सीटों, सामान्य सीटों में कुछ सीटें आरक्षित की गईं जिन पर वो प्रतिनिधि
चुन सकते थे, वो प्रतिनिधि बन सकते थे। और इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक प्रतिनिधित्व बना ही रहा। मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए, महिलाओं के लिए और जमींदार और पूंजीपति वर्ग के लिए ये प्रावधान किए गए। इस एक्ट की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी, एक तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी इसमें संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। भारतीय के संघ राज्य की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, हालांकि वो देशी राज्यों के अनिच्छुक रहने के कारण लागू नहीं हो सका। संघ राज्य के लिए यह आवश्यक किया गया था कि ब्रिटिश प्रांतों के अलावा देशी राज्यों, इतने देशी राज्य उसके लिए सहमत होने चाहिए थे जो उनकी कुल जनसंख्या के आधे के बराबर हों, और केंद्रीय असेंबली में, राज्य परिषद में 104 जो उनके लिए स्थान निश्चित किए गए थे, उसमें से 52 स्थान भर सकें। यदि इतने देशी राज्य उसके लिए संघ राज्य में शामिल होने के इच्छुक होते तो संघ राज्य की व्यवस्था लागू की जाती, परंतु देशी राज्य उसके अनिच्छुक रहे और इस कारण से संघ राज्य की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इसमें संघ राज्य के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, 3 प्रकार की विषय सूचियां बनाई गई। केंद्रीय सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और कुछ समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इसके अलावा अवशिष्ट विषयों का निर्धारण करने का जिम्मा गवर्नर जनरल के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये एक प्रकार से भारतीय संविधान की पूर्ववर्ती रूपरेखा थी। इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को, जो अभी तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासित था, उसको भारत से पृथक कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई जो जो 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने के लिए था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय अभी भी प्रिवी काउंसिल ही था। तो इस प्रकार से 1935 का ये एक्ट था। इस 1935 के एक्ट के आधार पर उन्नीस में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाए गए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की रखी गई। इसमें भी प्रत्यक्ष निर्वाचन ब्रिटिश काल में कभी नहीं आया। आम जनता के लिए 11% मताधिकार था। कुल जनसंख्या का 11% लोग मत देने के अधिकारी थे, विभिन्न आधारों पर, आयकर वगैरह के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। तो इस 1937 के चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 3 प्रांत जो असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, 2 प्रांतों में उसने दूसरे दलों से समर्थन लेकर सरकार बनाई। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जो कि 2 साल चली। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस की सरकारों ने, प्रांतीय सरकारों ने, और 1939 से एक विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें भारत को भी सम्मिलित घोषित किया गया। और इसी के साथ भारत को स्वतंत्र करने की इच्छाएं बलवती होने लगीं। तो आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए क्या प्रयास किए गए और कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई। भारतीयों से पूर्ण सहयोग लेने के लिए अन्य मित्र राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन पर यह दबाव डाला गया कि भारत को स्वतंत्रता के लिए कुछ वायदे किए जाएं।
चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर लड़ा जा रहा था, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के दबाव के कारण भारत के संविधान और सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसने भारत के विभिन्न वर्गों से बात की। जो प्रमुख दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उससे बात की। परंतु 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पास किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, और इस मुद्दे को लेकर उसने आगे आने वाले क्रिप्स मिशन पे को सहमत नहीं कर सकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, और उसने उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव पेश किए मार्च 42 में, जो कि दोनों पार्टियों के अनुच्छुक होने के कारण स्वीकार नहीं किए जा सके। और ब्रिटेन भी यही चाहता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार थी, जिसको साम्राज्यवादी माना जाता था, और वो भारत को स्वतंत्र करने के इच्छुक नहीं थे। फिर सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से हो और अंतरिम सरकार कैसे बनाई जाए, तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, जिसे वेवेल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। वो भी दोनों पार्टियों को सहमत नहीं कर पाए। तो इसके बाद भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए, अंतरिम सरकार के लिए, संविधान निर्माण से संबंधित बातों के लिए एक मिशन भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन बोला जाता है, जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ और अंतरिम सरकार बनी। उन्नीस 1945 में कैबिनेट मिशन नई सरकार के द्वारा घोषित किया गया। नई सरकार लेबर पार्टी की बनी ब्रिटेन में, और प्रधानमंत्री एटली भारत की स्वतंत्रता के इच्छुक थे। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसने कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान निर्माण के लिए कुछ प्रस्ताव रखे, परंतु इसकी जो मुख्य बात है वो संविधान सभा के निर्माण से संबंधित है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई, और लगभग 389 सदस्यों का निर्वाचन भारत की संविधान सभा के लिए किया जाना था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, और 93 प्रतिनिधि देशी राज्यों से चुने जाने थे। इसी आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन के अन्य प्रस्ताव असफल हो गए, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद बना रहा। पाकिस्तान निर्माण से किसी भी प्रकार से पीछे हटने को मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी, और उस समय सांप्रदायिक विभाजन बहुत तीखा हो चुका था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम पर सीधे सीधे दंगों की राजनीति की, और स्थितियां विकट से विकट होती चली गईं। 1945-46 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए गए। उन प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों ने ही अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव किया, और प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव किया गया संविधान सभा का, और संविधान सभा का निर्माण हुआ। मुस्लिम लीग न तो संविधान सभा में शामिल होनी चाहती थी, लेकिन उसने चुनाव में भाग लिया। तो 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुने गए। लगभग 90% से अधिक मुस्लिम पृथक सीटें मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गईं,
और कुछ अन्य दलों और निर्दलीयों को संविधान सभा में निर्वाचित होने का मौका मिला। अंतरिम सरकार का निर्माण नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में किया गया, जब मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में अक्टूबर 1946 में वो अंतरिम सरकार में शामिल हुई, लेकिन सहयोग करने के लिए नहीं, विरोध करने के लिए। और बाद में कांग्रेस, ऐसी परिस्थितियां बनी कि ब्रिटिश जो जून 48 में भारत को छोड़ना चाहते थे, वो बहुत जल्दी में भारत को छोड़ने के इच्छुक हुए। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि कांग्रेस को, महात्मा गांधी को, जिन्होंने कहा था कि भारत देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उनको भी पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ा। और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो, बंटवारा कैसे हो, इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। जून 1947 में माउंटबेटन ने अपना प्लान घोषित किया, दोनों पार्टियों से मिलकर सहमत किया जैसे तैसे। और जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, जिसको भारत का विभाजन का आधार माना जाता है। इस प्लान के आधार पर जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, दो डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में आए। इस आधार पर अक्टूबर 1947 में भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जो हिस्से पाकिस्तान में चले गए थे, वहाँ के प्रतिनिधियों को वहाँ से संविधान सभा से हटा दिया गया और 299 सदस्य पुनर्गठित संविधान सभा में रह गए। सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बने और शेष भारत का हिस्सा बना। देशी राज्यों को भारत स्वतंत्रता अधिनियम में उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया और इसका मतलब यह था कि देशी राज्य चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे भारत में मिल सकते हैं और चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इसके बाद देशी राज्यों को मिलाने का एक प्रयास किया गया। रियासत समिति बनाई गई भारतीय संविधान सभा में और सरदार पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उनके प्रयासों से देशी राज्यों को मिलाया गया। 2-3 राज्य सम्मिलित नहीं हो पाए 15 अगस्त 1947 से पहले, वो बाद में सम्मिलित किए गए। कश्मीर आज भी विवादित हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का संविधान निर्माण के पीछे एक लंबी संवैधानिक विकास की कहानी है। संवैधानिक विकास के साथ विस्तार से समझने के लिए उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान भी ज़रूरी है, जिसको मैंने थोड़े से शब्दों में बताने का प्रयास किया। एक बहुत लंबा टॉपिक है, परंतु संवैधानिक विकास के लिए जितना आवश्यक था समझने के लिए, वो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।